हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उनकी बेसिक टर्म्स पढ़नी है। उनमें सबसे पहली टर्म आती है बेटा पॉइंट। सबसे पहली टर्म आती है आपकी पॉइंट। पॉइंट है क्या? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो बेटा। ए पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन। एक पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन का मतलब बेटा नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट। एक पॉइंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ना ही लेंथ होती है, ना ही ब्रेड्थ होती है, ना ही उसकी हाइट होती है। बट इट कैन बी represented on a plane और स्पेस। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन पे या फिर स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। उस प्लेन को क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन प्लेन। प्लेन को किस चीज़ का क्या नाम देते हैं बेटा? कार्टेशियन प्लेन का नाम देते हैं। इसमें जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस। जो आपकी ये वर्टिकल एक्सिस है इसको क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस। ये बेटा आपका ओरिजिन कहलाता है। जब हम इसके अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लिया ये एक पॉइंट है P। इस पॉइंट से अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं तो बेटा ये आपकी जो परपेंडिकुलर डालने के बाद ये ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस आई है PM, उसको मैंने x डिस्टेंस का नाम दे दिया। और अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूँ इस P पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर और उसको मैंने नाम दे दिया Q पॉइंट, और यहाँ ओरिजिन से Q तक की डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया बेटा y का। ये y डिस्टेंस होगी। तो ये पॉइंट x एक्सिस से x डिस्टेंस, y एक्सिस से y डिस्टेंस दिखाता है जब हम उसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? XY कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है किसके ऊपर? एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। जब आप स्पेस में रिप्रेजेंट करते हो, वो वैसे आपकी 11th या 12th क्लास में आता है, जब आप स्पेस पे रिप्रेजेंट करते हो तो उस केस में आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं? 3 कोऑर्डिनेट हो जाते हैं X, Y एंड Z। क्यों? क्योंकि उसमें 3 डायमेंशन हो जाती है, X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। आपके ये जो पॉइंट है PXY, इस पॉइंट का जो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको बोलते हैं एब्सिसा। ABSCISSA, एब्सिसा। ये आपका क्या कहलाता है? एब्सिसा कहलाता है। जो Y कोऑर्डिनेट है इसको हम ऑर्डिनेट का नाम देते हैं। देखो बेटा इंडिविजुअल हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट के बजाय इनका एक्चुअल जो परमानेंट नेम है उसकी बात करें तो जो ये x की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एब्सिसा। जो y की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको कोऑर्डिनेट। जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो इनको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट। तो देयरफॉर XY क्या है? इसके कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। ठीक बेटा। तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? एक पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ना ही तो उसकी लेंथ होती है, ना ही उसकी ब्रेड्थ होती है, ना ही उसकी हाइट होती है। लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक प्लेन के ऊपर, जैसे मैंने आपको अभी रिप्रेजेंट करके दिखाया है। जो पॉइंट के अंदर जो आपकी ये जो पहली वैल्यू है उसको हम किसका नाम देते हैं? एब्सिसा का। जो सेकंड नंबर पे होती है जो y की वैल्यू कहलाती है वो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। अगर दोनों कंबाइन करके बोला जाए तो क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा। उसके बाद है आपने एक पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी है। अब हम दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। अभी आपके पास दो पॉइंट है A और B। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है x2, y2। अगर हम दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालें तो वो डिस्टेंस क्या होगी? AB। वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी? AB। ये AB डिस्टेंस कैसे निकलेगी बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
का होल स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो बेटा x2 माइनस x1 क्यों किया गया है? आपको पता, आप यहाँ, ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, ये आपकी क्या है? इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी क्या है? फाइनल पोजीशन है। जब आप फाइनल में से इनिशियल निकालते हो तो क्या आपकी डिस्टेंस आती है, ठीक है? तो मैंने फाइनल के जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 उसमें से x1 y1 को सब्ट्रैक्ट किया है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। दिस इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बना वो क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला था। किन्हीं दो पॉइंटों के बीच के अगर आपको जब भी डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो आप इसके थ्रू फाइंड आउट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट था A जिसके कोऑर्डिनेट थे 3 5, एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है 4 7। अगर आपको इन A और B के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो वो डिस्टेंस निकालनी है हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से निकल जाएगी। AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, लगाओ बेटा ये डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 की वैल्यू क्या है? 4, x1 की वैल्यू 3, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे आपका 2 आएगा, 2 स्क्वायर। ये आ गया बेटा 1 प्लस 4, ये आपकी रूट 5 यूनिट आ गया। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे किन्हीं दो पॉइंट के बीच की क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस निकाल सकते हो। उसके बाद है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला तो पढ़ लिया बेटा, लेकिन इसका क्या क्या यूज कर सकते हैं? क्या हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के लिए इसका यूज कर सकते हैं या फिर कुछ अदर पर्पज के लिए भी यूज किया जा सकता है? जैसे पहला आपका सबसे फर्स्ट यूज देख दो, अगर आपको ये कहा जाए कि एक ट्रायंगल है ABC, उसके तीनों वर्टिसेस अगर आपको गिवन है x1 y1, ये आपके नेक्स्ट है B के x2 y2, C के आगे आपके कोऑर्डिनेट्स x3 y3। आपके ट्रायंगल ABC के जो ये तीन वर्टिसेस है बेटा, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है A के x1 y1, B के x2 y2 एंड C के x3 y3। अगर ये पूछा जाए कि ये ट्रायंगल क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उस केस में क्या करेंगे? हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, AB फाइंड आउट करेंगे, BC फाइंड आउट करेंगे एंड AC फाइंड आउट करेंगे। हम ये तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे, A की B से, B की C से और A की C से। ये डिस्टेंस निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बेटा, इफ AB इक्वल आ जाए BC इक्वल आ जाए AC के, अगर आपकी ये डिस्टेंस AB, BC और AC तीनों की तीनों इक्वल आ जाए, देन ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तब आपकी ट्रायंगल क्या बन जाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। अगर आपको पूछा जाए कि क्या ये आइसोसेलेस है, तो उस केस में सेकंड, इफ आउट ऑफ दीज थ्री, जो आपके तीन डिस्टेंस आई है AB, BC, AC, इन तीन में से आउट ऑफ दीज थ्री 2 आर इक्वल, अगर दो इक्वल है देन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तब आपकी ट्रायंगल क्या बन जाएगी बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। थर्ड कंडीशन है बेटा, इफ ऑल दी
3 distances are different, then this triangle is a scalene triangle. तब आपकी ट्रायंगल क्या कहलाएगी? स्केलन ट्रायंगल कहलाएगी। एक चौथी कंडीशन और है बेटा, आपने ये तो 3 डिस्टेंस निकाली है ए बी बी सी और ए सी, इन 3 में से अगर कोई एक जोन से सबसे बड़ी डिस्टेंस आई है, मान लिया मैंने ए बी सबसे बड़ी आई है या फिर ए सी सबसे बड़ी है, जोन से भी आपकी सबसे बड़ी डिस्टेंस आई है, अगर उसका स्क्वायर, इफ स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट is equal to the square sum of the square of the sum of the square of the other two, then triangle is a right angle triangle. मान लिया मैंने सबसे बड़ी वाली ए बी आई है, ए बी का स्क्वायर, लेट ए बी इज लार्जेस्ट, इन तीनों डिस्टेंस में से अगर ए बी लार्जेस्ट है, ए बी का स्क्वायर अदर टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, जो बाकी 2 बची हुई हैं वो कौन सी बच गई है? बी सी और ए सी, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए। मैंने यही तो लिखा बेटा, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर अगर इक्वल आ जाए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू, बाकी 2 के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो ट्रायंगल क्या बन जाएगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है? पाइथागोरस थ्योरम को। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई है कि भी सबसे बड़ी वाली साइड्स को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर इक्वल आ जाए, बाकी 2 जो साइड्स होती है परपेंडिकुलर बेस, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि वो ट्रायंगल क्या होती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी है, सॉरी एप्लीकेशन है डिस्टेंस फॉर्मूला की। हम डिस्टेंस फॉर्मूले के हेल्प से एक ट्रायंगल को ये बता सकते हैं कि वो स्केलन ट्रायंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपकी सबसे पहली एप्लीकेशन है। इस पहली एप्लीकेशन में देखा जाए तो आपके 4 यूजेस गिवन है। अगर आपको इक्विलेटरल प्रूव करना तो इसी से हो सकता है, अगर आपको आइसोसेलेस प्रूव करना तो भी हो सकता है, स्केलन एंड राइट एंगल प्रूव करना तब भी हो सकता है। ठीक है बेटा। उसके बाद इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन, अगर आपको एक क्वाड्रिलेटर गिवन हो ए बी सी डी, अगर आपको ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 एंड आपको डी के भी कोऑर्डिनेट गिवन हो x4 y4। एक क्वाड्रिलेटर है, उसके 4 वर्टिसेस है ए बी सी डी, इन चारों वर्टिसेस के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, ए के x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3 एंड डी के x4 y4। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, फाइंड ए बी बी सी सी डी ए डी एंड इसके जो डायगोनल है ए सी और बी डी, इनको भी फाइंड आउट करेंगे। ए सी एंड बी डी, ये आपकी साइड्स हो गई हैं, सॉरी यहां तक आपकी साइड्स हो गई हैं, और ये आपके डायगोनल्स हो गए हैं। मैंने क्या किया बेटा, इस क्वाड्रिलेटर की साइड्स फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि मुझे इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। मैंने क्या किया, उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इन सभी की लेंथ निकाल लिया। अगर मुझे पूछा जाए कि ये जो आपका क्वाड्रिलेटर है वो क्या स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है, अगर हमें ये पूछा जाए तो उस केस में क्या करना है, सबसे पहले
अगर इसके रेक्टेंगल के बारे में पूछा जाए, रेक्टेंगल के लिए हमें क्या कंडीशन दिखानी होती है कि भी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स इक्वल होनी चाहिए। इफ अपोजिट साइड्स, ए बी के अपोजिट साइड्स बेटा सी डी है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी आ जाते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी आ जाए। अगर आपके ये तीन रिजल्ट्स इक्वल आ जाते हैं, अपोजिट साइड्स, दीज आर अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स, ये आपके डायगोनल हैं। अगर आपके अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाते हैं और डायगोनल इक्वल आ जाते हैं, देन दिस क्वाड्रिलेटर इज ए रेक्टेंगल। आपका ये क्वाड्रिलेटर क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल कहलाएगा बेटा। सेकंड कंडीशन है, अगर आपको ये बोला जाए कि भी रेक्टेंगल के बजाय आपको स्क्वायर के बारे में पूछा जाए, क्या ये क्वाड्रिलेटर स्क्वायर है, उस केस में क्या करना है बेटा आपको? इसकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, या फिर इसको ए डी भी बोल सकते हैं। आपकी ये चारों साइड्स ए बी बी सी सी डी और डी ए, अगर ये चारों साइड्स इक्वल हो एंड डायगोनल्स इक्वल हो, ए सी एंड बी डी इक्वल हो, आपकी चारों साइड्स इक्वल हो और आपके डायगोनल ए सी और बी डी भी इक्वल हो, देन गिवन क्वाड्रिलेटर इज ए स्क्वायर। आपका ये क्वाड्रिलेटर क्या बन जाएगा बेटा? एक स्क्वायर बन जाएगा। देखो बेटा, रेक्टेंगल के केस में क्या था? अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी थी, डायगोनल इक्वल दिखाने थे। स्क्वायर के केस में आपको चारों साइड्स इक्वल दिखानी थी और डायगोनल इक्वल दिखाने थे। अगर आपको बोला जाए कि भी ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम चेक करने के लिए बोले तो हम पैरेललोग्राम भी चेक कर सकते हैं। इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू डी सी, अगर हमारी ए बी इक्वल आ जाए डी सी के, मीन्स अपोजिट साइड्स, ये वाली अपोजिट साइड्स इसके इक्वल आ जाए, कॉमा बी सी इक्वल आ जाए ए डी के, बी सी इक्वल हो जाए ए डी के एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, देन गिवन क्वाड्रिलेटर इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, ये आपका क्वाड्रिलेटर क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। एक फोर्थ रिजल्ट है आपका, अगर आपको इसी एप्लीकेशंस के हेल्प पे अगर आपको ये कहा जाए कि क्या ये रोम्बस है, रोम्बस चेक करने के लिए बोला जाए, तो उस केस में क्या करोगे आप? हमें चेक करना है इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड diagonals are unequal, AC is not equal to BD, then given quadrilateral is a rhombus। देखो बेटा, मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशंस कराई हैं। पहली एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था अगर ट्रायंगल से अगर हम इसका यूज़ किया जाए, ट्रायंगल में डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ किया जाए तो क्या कर सकते हैं हम? उस केस में हम ट्रायंगल के बारे में ये बता सकते हैं कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर स्केलर ट्रायंगल है। हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन है डिस्टेंस फार्मूले की। अगर हमें क्वाड्रिलेटर के बारे में पूछा जाए कि डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से आप क्वाड्रिलेटर के बारे में क्या क्या बता सकते हो, तो हम क्वाड्रिलेटर के बारे में अगर मुझे ये पूछा जाए कि वो क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल है या नहीं है, या फिर स्क्वायर है या फिर पैरेललोग्राम है या फिर रोम्बस है, तो उस केस में भी हम क्या है डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से क्या है हम इजीली बता सकते हैं कि वो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है या फिर पैरेललोग्राम है या फिर रोम्बस है। ठीक है बेटा,
अगली क्लास में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूले से आगे पढ़ेंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हैं, उसके बाद में हम सेक्शन फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके, अगली क्लास में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके।